Good morning, students. Today I am going to teach you about sericulture. For more than 35 centuries, countless generations of silkworms are continuously breeding, feeding on mulberry leaves, spinning their cocoons, and dying an everlasting sacrifice to the demand of human beings for decoration. For the first time in 2697 BC, Lord's Empress of Quang Ti discovered the fancy origin of beautiful silk in the form of threads. Thus, the technique of cloth preparation from the cultivated silk was known to Chinese people for more than 2000 years ago. तो आज हम देखेंगे इसमें सेरिकल्चर के बारे में। तो उसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो चाइना में ये फर्स्ट इवॉल्व हुआ था और वहाँ पे इसका सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ था। तो हम कहेंगे कि जो सेरिकल्चर क्या है, अगर ये टर्म आई है तो हम कहेंगे सेरिकल्चर मीन्स क्या होगा। तो सेरिकल्चर, सेरी मीन्स सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करना, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, या हम कहें कि सिल्क फार्मिंग करना, सिल्क वॉर्म्स का कल्टीवेशन करना टू प्रोड्यूस सिल्क। तो ये जो सिल्क वॉर्म्स का रेयरिंग की जा रही है या फिर हम कहें कल्टीवेशन किया जा रहा है, वो किस लिए होता है? फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस पर या हम कहें लार्ज स्केल पे अगर हमें सिल्क प्रोड्यूस करना है तो वो सिल्क सेरिकल्चर के थ्रू किया जाता है। इसके लिए इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती हैं। अब आते हैं हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या कहती है। सिल्क के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले ये अर्लीस्ट टाइम में चाइना में ही इसका सिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हुआ था। और सबसे बड़ी वहाँ पे कहा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट कॉटेज इंडस्ट्री में माना जाए तो चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, इटली, जापान, कोरिया, रशिया, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में मेन रोल प्ले करती हैं। लेकिन करंटली अगर हम बात करें तो चाइना और इंडिया ही दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि पूरे वर्ल्ड की एनुअल प्रोडक्शन का 60% से भी ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ होता है, दो कंट्रीज़ में होता है। तो अगर हम देखें कि प्रीवियसली कैसे हुआ था, तो चाइना में हम कह रहे हैं क्लॉथ प्रिपरेशन जो है वो वहाँ पे चाइनीज़ पीपल 2000 साल से भी पहले से करते आ रहे हैं। और इनके सिल्क प्रिपरेशन की जो पॉलिसी थी या हम कहें सिल्क प्रिपरेशन का जो मेथड था वो बहुत ही सीक्रेट, टॉप सीक्रेट रखा जाता था हर एक पर्सन के थ्रू जो भी सेरिकल्चर इंडस्ट्री में वर्क करता था। तो वहाँ पे अगर किसी ने भी इस सिल्क प्रोडक्शन के मेथड को या इस पॉलिसी को बाहर निकाला तो नेशनल पॉलिसी बनी हुई थी कि उसको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी अगर वो इसको बाहर इस सीक्रेट को अगर बाहर रिलीज़ कर देगा। तो फिर कुछ टाइम के बाद जो चाइना है वहीं पे अल्टीमेट तरीके से वहाँ पे ये हम कहें तो ये गोल्ड का प्रोडक्शन लगातार चल रहा था। तो ये वैल्यूएबल गोल्ड की तरह ही वह काम कर रहा था वहाँ पे। लेकिन 555 AD के टाइम पे इस सीक्रेट को ओपन कर दिया गया एक पर्सन के थ्रू। और ये सिल्क वॉर्म के एग से सेरिकल्चर टेक्निक जो है वो दो मॉन्क्स जो कि चाइना से आए थे, स्पाइस थे, उन्होंने इसे स्मगल किया। और इसके बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरोप में हुआ। इसके बाद ये धीरे धीरे मेडिटेरेनियन एशियाटिक कंट्रीज़ और धीरे धीरे अब हम कहें तो इंडिया, कोरिया, चाइना, जापान, ब्राज़ील, इटली, फ्रांस, सब जगह ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गया है। और ये सभी कंट्रीज़ को इसका सीक्रेट या इसका बनाने का तरीका पता चल गया है। सिल्क कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, सिल्क थ्रेड, और इस तरीके से सेरिकल्चर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब हम आते हैं इसके
इंडिया के बारे में कि इंडिया में कैसे हुआ। तो इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्री जो थे उन्होंने इस सिल्क वॉर्म और सेरिकल्चर के बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया इन 1905 से लेके 1906 के अंदर इन्होंने शुरू किया था, जो कि पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू दिल्ली में है। वहाँ पे इसका इन्वेस्टिगेशन या हम कहें कि इसकी रिसर्च स्टार्ट हो गई थी। फिर उन्होंने एक अपनी स्टॉल भी लगाई थी जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज की गई थी। ऑल इंडिया एग्जीबिशन वहाँ पे इलाहाबाद में थी, और वहाँ पे जो इन्होंने सिल्क प्रोड्यूस किया उसकी स्टॉल लगाई। तो इस तरीके से साइंटिस्ट का ध्यान उस ओर गया कि सेरिकल्चर भी एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जा सकती है। अब आते हैं हम इसके अब हम देखते हैं कि ये सिल्क मॉथ या हम कहें कि ये जो सिल्क प्रोड्यूस किया जा रहा है वो सिल्क वॉर्म से किया जा रहा है, और इस सिल्क मॉथ का क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसका सिस्टमैटिक पोजीशन है, तो हम ये सारी चीज़ें अब देख लेते हैं। तो हम इसे सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन भी कह रहे हैं। सिल्क मॉथ को हम इस इंसेक्ट को हम सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन भी कहते हैं, और हिंदी में इसका नाम है रेशम का कीड़ा। आप लोग सभी जानते होंगे रेशम का कीड़ा भी अब इसे कहा जाता है। इसकी स्पीशीज़ जो है वो वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इसकी नोन है, लेकिन कुछ ही स्पीशीज़ जो कि कल्चर में सेरीकल्चर में यूज़ की जाती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। जो जनरली हम बात करते हैं सिल्क मॉथ की, जो कि बॉम्बिक्स मोराई के नाम से जानी जाती है। तो हम इसके क्लासिफिकेशन पे आते हैं। सबसे पहले ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, क्लास इंसेक्टा में रखा गया है, और ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, एंड फैमिली जो हम बात करें तो वो फैमिली बॉम्बेसिडी एंड सेचेनिडी, दोनों फैमिलीज़ के मेंबर्स सेरीकल्चर के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसके स्पीशीज़ के बारे में। तो सिल्क वॉर्म की स्पीशीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहली स्पीशीज़ है मलबरी सिल्क वॉर्म। मलबरी सिल्क वॉर्म के बारे में कहा जाता है कि इसका कॉमन नेम तो है मलबरी सिल्क वॉर्म, लेकिन इसको साइंटिफिकली हम या जोलॉजिकल नेम की बात करें तो बॉम्बिक्स मोराई इसका नाम है, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली बॉम्बिसिडी। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि ये इसका नेटिव प्लेस क्या होगा। तो इस सिल्क वॉर्म का नेटिव प्लेस है चाइना, but nowadays it has been introduced in all the silk producing countries like Japan, India, Republic Korea, Italy, France and USSR। अगर हम इसकी नेचुरली फूड की बात करें तो वो है इसकी मलबरी लीव्स, सो इट इज़ कॉल्ड एज मलबरी सिल्क वॉर्म। इसलिए हम इसे मलबरी सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये मलबरी लीव्स पे डिपेंड करता है खाने के लिए। इससे निकलने वाले जो प्रोड्यूस होने वाले जो सिल्क है वो वाइट या येलो कलर का होता है, और मलबरी सिल्क जो कि पूरे वर्ल्ड में सिल्क प्रोडक्शन का 90% जो कंट्रीब्यूशन जो देता है वो मलबरी सिल्क होता है। यानी हम कहें कि जितना भी सिल्क प्रोड्यूस होता है उसका 90% पार्ट तो मलबरी सिल्क ही बनाता है। यानी कि इस तरीके के सिल्क वॉर्म से बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में सिल्क प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आते हैं हम टसर सिल्क वॉर्म। टसर सिल्क वॉर्म की बात करें तो टसर सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस होने वाला सिल्क टसर सिल्क कहा जा रहा है। इसका अगर हम नाम की बात करें तो इसका जोलॉजिकल नेम है एंथ्रिया पैफिया, और ये सेचेनिडी फैमिली को बिलोंग करता है। कॉमनली ये इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका में मिलता है। इसके कैटरपिलर बेर, ओक, साल एंड फिग प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। कोकून जो कि प्रोड्यूस होता है इस मोथ्स के द्वारा वो कैसा होता है, हार्ड होता है, और एक मुर्गी के अंडे के साइज़ का बनता है। इतना बड़ा कोकून होता है, और ये रील बनाने लायक भी होता है। तो रीलेबल ब्राउन कलर सिल्क प्रोड्यूस करता है ये। इससे बनने वाला जो सिल्क है वो वाइल्ड वैरायटी ऑफ सिल्क होता है और लॉन्ग थ्रेड बनता है। और इसकी लॉन्ग थ्रेड बनाने के लिए हम इसकी क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि इस तरीके के सिल्क वॉर्म की हम क्रॉस ब्रीडिंग करा के अच्छे वैरायटी का सिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हम कहें तो इसका डोमेस्टिकेशन की बात करें तो वो भी काफ़ी, इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी हैं और इसे हम डोमेस्टिकेटेड भी इजीली कर सकते हैं। तो इसके टसर सिल्क के जो कैटरपिलर्स होते हैं इनको इजीली डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता है।
सो लेकिन कोकून्स जो है वो हाई क्वांटिटी में या लंबे लंबे थ्रेड्स प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इसके कोकून्स कहाँ से कलेक्ट किए, क्योंकि इनकी रेयरिंग नहीं की जा रही है, तो इनके कोकून कहाँ से कलेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं। और इन इस तरीके के मॉथ्स को हम इजीली ब्रीडिंग भी नहीं करा सकते, कैपिटेटिवली ब्रीडिंग नहीं करा सकते हैं। तो हम अल्टीमेटली ये कह सकते हैं इट इज़ नॉट वेल कंट्रोल्ड। इसकी जो ब्रीडिंग है वो वेल कंट्रोल्ड नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं हम मग हमारा सिल्क है एरी सिल्क। एरी सिल्क की बात करें, अटैकस रेसिनी इसकी स्पीशीज़ है, सॉरी जूलॉजिकल नेम है इसका अटैकस रेसिनी। और ये भी फैमिली सेचेनिटी को बिलोंग करता है। ईस्ट एशिया में इसका सिल्क प्रोड्यूस होता है। सेरिकल्चर साइंटिस्ट अगर इंडिया की बात करें तो वो इस तरीके के सिल्क को ईस्ट एशिया में प्रोड्यूस करते हैं। साइंटिस्ट सेरिकल्चर में इस तरीके के जो इस स्पीशीज़ के में क्रॉस ब्रीडिंग करा के गुड क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट कैन बी रेयर्ड इजीली, क्योंकि इसे रेयर किया जा सकता है, इजीली इसकी रेयरिंग की जा सकती है। इट फेड्स ऑन कैस्टर लीफ एंड कोकून्स कैन नॉट बी रील्ड एज इन मलबरी कोकून। जैसे मलबरी कोकून की रीलिंग की जा सकती है, ऐसे इसके कोकून की रीलिंग बहुत इजीली नहीं की जा सकती, लेकिन इनको स्पन किया जा सकता है। इसकी लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो ये मलबरी वॉर्म्स जैसी ही है, काफ़ी हद तक रिजेंबल करती है। और इसलिए इस तरीके से मिलने वाले सिल्क को हम अरंडी सिल्क बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कैटरपिलर है वो कैटर लीव्स पे डिपेंड होता है खाने के लिए। इस तरीके के मिलने वाले थ्रेड्स जो हैं वो दे आर नॉट ग्लॉसी बट वेरी मच ड्यूरेबल। इससे मिलने वाले जो थ्रेड होता है वो ड्यूरेबल काफ़ी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मग्गा सिल्क की। मग्गा सिल्क इसकी जो स्पीशीज़ है मग्गा सिल्क वॉर्म, जिस सिल्क वॉर्म से मिल रहा है उसकी जोलॉजिकल नेम है एंथ्रिया असामा, एंड इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द फैमिली सैचनिडी एंड इज सेमी डोमेस्टिकेटेड इन नेचर, and its native place is Assam in India, and it has now become a good source of cottage industry. The caterpillars of this swarm feed on Macellus plant, and and the silk produced by this moth is known as Magga silk. तो आप मगा सिल्क देख रहे हैं, ये काफ़ी स्मॉल थ्रेड्स बनते हैं लेकिन बहुत ही यूज़फुल होते हैं, जो कि ट्रेडिशनल ड्रेसेस बनती हैं असम की, वहाँ पे बनाने में ये यूज़ लिए जाते हैं। इसका मिलने वाला जो थ्रेड है वो काफ़ी आपको दिख रहा है यहाँ पे गोल्डन येलो कलर का है, एंड काफ़ी अनयूजुअल टाइप का थ्रेड मिलता है इससे। नेक्स्ट आते हैं हम इसके नेक्स्ट सिल्क की बात करें तो वो है ओक सिल्क। ओक सिल्क एंथेरिया पेरिनी ओक सिल्क वॉर्म का नाम है, और ये भी सैचनिडी को बिलोंग करता है। चाइना एंड जापान में मिलता है, इससे भी गुड क्वालिटी के सिल्क मिलते हैं इस तरीके के सिल्क वॉर्म से भी। नेक्स्ट है ग्लैंड सिल्क वॉर्म। अटैकस आल्टस इसका नाम है जोलॉजिकल नेम, और ये इंडिया एंड मलेशिया में मिलता है, सैचनिडी फैमिली को बिलोंग करता है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द लिविंग इंसेक्ट्स रीचिंग अपॉन 11 इंचज़ ऑन द विंग स्पैन। ये काफ़ी लार्जेस्ट स्केल का होता है, इसलिए से जायंट सिल्क वॉर्म भी कहते हैं। इन सब स्पीशीज़ में से अगर हम बात करें तो कॉमनली 4 स्पीशीज़ ही हैं जो कि सेरिकल्चर में यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट इज़ बॉम्बिक्स मोराई, अटैकस रेसिनी, एंथ्रिया असामा एंड एंथ्रिया पैफिया। तो ये था हमारा स्पीशीज़ के बारे में, जो कि सिल्क वॉर्म की स्पीशीज़ थी जो कि सेरिकल्चर में यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट हम लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ की बात करेंगे, या लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मोराई की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। These are the references for this lecture. Economic Zoology. This is a book of G.S. Shukla and Upadhyay, and these are the online resources. Thank you so much.